हे गाइस, दिस इज़ स्टूडेंट डॉक्टर नील और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें प्रोटीन्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। डू वॉच दैट आउट एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में मैं जब इस तरह की वीडियोस डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन है कि मुझे कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए जो कि आपको टफ़ लगते हैं या फिर उनके बारे में अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिल पाता सिंथेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो फिर काइंडली कमेंट देम डाउन ताकि मैं जो है वो कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स को अपनी वीडियोस के अंदर कवर करने की। सही है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स तीन एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं बेसिकली, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, जस्ट लाइक वाटर। तो इस वजह से इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं। और ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम कर रहे होते हैं और स्टोरेज सब्सटेंसेस के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। जनरली इनको हम शुगर्स कहते हैं और सैकराइड्स भी कहते हैं, लेकिन पॉलीसैकराइड्स के अलावा बाकी जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम शुगर्स कहते हैं। इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है मोनोसैकराइड्स के अंदर, मतलब 3 कैटेगरीज़ के अंदर इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। सैकराइड्स मानी शुगर और ओलिगो मीन्स फ्यू, मोनो मीन्स एक, पॉली मीन्स ज़्यादा, मैनी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट्स इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकराइड्स की। इसके अंदर ऐसी बात है एक ही सैकराइड यूनिट होगा, एक ही शुगर होगी, मतलब एक ही यूनिट होगा इनके अंदर, तो इस वजह से ये मोनोसैकराइड्स हैं। सही है। और जो सैकराइड टर्म है ये सैकरॉन से ली गई है जिसकी मानी है शुगर, और इनको सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। और इनका जनरल फार्मूला CnH2nOn होता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ़ एटम्स होगा वो सेम होगा और हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ़ एटम होगा वो डबल होगा इन दोनों से। इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें मिलते हैं मोनोसैकराइड्स। इनको फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स कैटेगराइज किया गया है इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स और कैटेगरीज: ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। ट्रायोज की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि आप बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में इस कंपाउंड का रोल पढ़ेंगे। और टेट्रोज जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल एरिथ्रोज है। और पेंटोज जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, इसकी एग्जांपल राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है। और हेक्सोज जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एट्सेट्रा। और हेप्टोज जिसके अंदर 7 कार्बन होते हैं, उसकी एग्जांपल ग्लूकोहेप्टोज है। उसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोसैकराइड्स के ऊपर। ओलिगो टर्म मीन्स फ्यू, मतलब कुछ सैकराइड्स होंगे। इसके अंदर जो सब यूनिट्स होंगे मोनोसैकराइड्स वो कुछ होंगे। अगर हम ओलिगोसैकराइड्स की डेफिनेशन बनाएं तो ऐसे बनेगी कि दोज कंपाउंड्स, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स। इसको फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर हम सब डिवाइड कर सकते हैं। एक डाइसैकराइड्स होती हैं जिसके अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं, दूसरी डेक्स्ट्रिन होती हैं जिसके अंदर 3 से 10 सब यूनिट्स होते हैं। मतलब जो 2 सब यूनिट वाला जो ओलिगोसैकराइड होगा दैट वुड बी कॉल्ड डाइसैकराइड, और जो 3 to 10 सब यूनिट वाला जो ओलिगोसैकराइड होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज डेक्स्ट्रिन। और डाइसैकराइड्स की जो एग्जांपल्स हैं दैट आर सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सक्रोज जो है दैट इज़ जस्ट लाइक कॉमन शुगर दैट वी यूज़। ये हमें जो है वो शुगर कैन के अंदर मिलती है सक्रोज। और जो लैक्टोज होती है, लैक्टोज डाइसैकराइड जो होता है ये हमें मिल्क के अंदर मिलता है। और माल्टोज जो होता है दैट इज़ फाउंड इन माल्टा फ्रूट, दैट इज़ सिमिलर टू ऑरेंजेस, मौसमी के जैसा एक फ्रूट होता है माल्टा, उसके अंदर हमें माल्टोज मिलता है। और उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली हायर molecular weight carbohydrates because they contain a lot of monosaccharide subunits। सही है। इनकी एग्जांपल्स स्टार्च हैं, ग्लाइकोजन हैं और सेल्यूलोज है। सही है। ये सारे ग्लूकोज के बने हुए होते हैं, सारे पॉलीसैकराइड्स होते हैं।
और अगर इनके सोर्सेज की बात करें इन अकरेंस वाइज के नेचर में किस तरह से हमें ये मिलते हैं, तो स्टार्च जो होता है ये आलू के अंदर हमें बहुत मिलता है, और सेल्यूलोज जो होता है ये कॉटन के अंदर हमें बहुत मिलता है, और जो ग्लाइकोजन होता है ये हमारे मसल्स के अंदर हमें बहुत मिलता है। वैसे ये हमारे लिवर के अंदर भी मौजूद होता है, सही है। और जो स्टार्च होता है ये प्लांट का रिज़र्व फूड कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है प्लांट्स के अंदर वो स्टार्च की सूरत में स्टोर हो जाता है। और स्टार्च की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके अंदर दो तरह के जो है वो ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, एक अमाइलोज होता है, दूसरा अमाइलोपेक्टिन होता है। ये आपस में किसी तरह से बॉन्डेड होते हैं। तो अमाइलोज जो होता है दैट इज़ एक्चुअली ए स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, एंड अमाइलोपेक्टिन इज़ अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और सेल्यूलोज जो होता है वो भी ग्लूकोज पॉलीमर होता है, लेकिन इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती जैसे स्टार्च में होती है। सेल्यूलोज जो होता है ये सेल वाल कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इसको मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये सेल वाल बना रहा होता है, और हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो इस वजह से सेल्यूलोज जो है वो बहुत पाया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ग्लाइकोजन जो है वो भी एक रिज़र्व फूड होता है, लेकिन वो एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर अमूमन हमें मिलता है। इट इज़ सिमिलर टू स्टार्च। और ये सारे जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दे ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर दी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जब भी इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जाके किसी भी जगह पे किसी भी सेल में या किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इंस्टेंटली ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाती है तो वहाँ पर ग्लूकोज जाएगा और ग्लाइकोजन से ब्रेकडाउन होके वहाँ पर ग्लूकोज जाएगा ब्लड के अंदर और अल्टीमेटली एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मसल्स होते हैं, हमारे मसल्स के अंदर ग्लूकोज होती है, वो ग्लूकोज फिर ब्रेकडाउन होती है उसकी और एटीपी जनरेट होती है, तो दे आर दी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन। मतलब अगर एक्सेसिव ग्लूकोज होता है तो वो स्टार्च और ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो जाता है, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। दे एक्ट एज बिल्डिंग मटेरियल लाइक सेल्यूलोज, मतलब ये मतलब बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल सेल्यूलोज बिल्ड कर रहा होता है, सेल वॉल बना रहा होता है, दैट्स वाई दे आर नोन एज they can act as building material. They can also act as protecting material like chitin या फिर chitin, सही है। chitin actually it is actually a compound which is found in exoskeleton of arthropods। जो arthropods होते हैं they are actually some living organisms। इनके ऊपर एक exoskeleton होती है, covering होती है, that is made up of chitin, and that covering is actually protecting them from external harms। So that's why they act as protective material as well। They also act as structural material। cellulose एक एग्जाम्पल है, सेल्यूलोज एक स्ट्रक्चर बना रहा है सेल वाल की, तो दैट्स वाई सेल्यूलोज also acts as a structural material।